सभी को नमस्ते। आज मैं आपको अंधेर नगरी चौपट राजा सुना रही हूँ। इसमें एक दृश्य है जिसमें गुरुजी अपने दो चेले नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ एक नगरी के बाहर खड़े हैं और उस नगरी को देखते हुए बोलते हैं, अरे वाह, ये नगरी तो बहुत सुंदर है। जितनी सुंदर ये नगरी है उतने ही अच्छे अपन को पैसे मिलेंगे तो भरपेट खाएंगे और भगवान को भी भोग चढ़ाएंगे। तो गुरुजी वहाँ नगरी में चले जाते हैं और फिर अपने बच्चों से कहते हैं, नारायण दास से, बच्चा तू पूरब की तरफ जा और बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की तरफ जा। तो गोवर्धन दास पश्चिम की तरफ जाता है और वहां पर पहले एक बनिए की दुकान पर जाता है। फिर बनिए से पूछता है, आटा क्या भाव है? वो कहता है टके सेर। फिर वो कहता है चीनी क्या भाव है? वो कहता है टके सेर। फिर आगे गोवर्धन दास भाजी वाले के पास जाता है। भाजी वाले से पूछता है कि भाजी क्या भाव है? वो कहती है टके सेर। फिर उसे हलवाई की दुकान दिखाई देती है। फिर हलवाई के पास जाता है। फिर कहता है, मिठाई क्या भाव है? तो कहता है, भाई यहाँ तो सब टके सेर है, सारी मिठाइयाँ कुछ भी ले लो। फिर उसके बाद गोवर्धन दास बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है, अरे वाह, यहाँ तो सब टकी सेर में मिलता है। तो फिर वो सोचता है कि यहाँ तो मजे हैं। फिर वो उससे पूछता है, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई से। वो बता, अंधेर नगरी। फिर गोवर्धन दास बोलता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। ऐसे बोलता हुआ हलवाई से कहता है, भाई मुझे 3.5 सेर मिठाई दे दो। फिर उसके बाद वो अपनी मिठाई लेकर गुरुजी के पास पहुंच जाता है। गुरुजी कहते हैं, बच्चा इतनी सारी मिठाई कहाँ से ले आया? तो गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी यहाँ तो सब टकी सेर हैं, मैं 3.5 सेर मिठाई मोल लाया हूँ। देखो यहाँ तो आराम से पेट भी भरेगा और अपने भगवान के भी भोग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद गुरुजी कहते हैं, ऐसी नगरी में बच्चा रहना बिल्कुल ठीक नहीं है जहाँ पर टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है। यहाँ तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं इस नगरी में एक क्षण के लिए भी नहीं रुकूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। फिर गुरुजी के साथ नारायण दास चला जाता है। लेकिन गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी एक मिनट रुको तो सही, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें और जगह तो उपवास करना पड़ता है, यहाँ कम से कम भरपेट तो मिलेगा। तो गुरुजी कहता है, नहीं, मैं जा रहा हूँ और बच्चा यदि तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत याद कर लेना, मैं अब तुम्हारे पास तुरंत ही आ जाऊंगा। फिर वहां से गुरुजी ऐसा कह के चले जाते हैं। फिर गोवर्धन दास अपने आराम से मिठाइयाँ खाता है। फिर एक दूसरा दृश्य है जिसमें एक राजा के पास एक किसी की बकरी मर गई है। वो न्याय लेने के लिए जाता है। फिर राजा से कहता है, राजा साहब, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और मेरी बकरी मर गई। तो राजा कहता है, दीवार को लाओ। तो मंत्री कहता है, दीवार कैसे लाई जाएगी? तो राजा कहता है, तो कल्लू को लाओ। तो कल्लू को लाया जाता है। तो कल्लू कहता है, कारीगर ने दीवार ऐसी बनाई है इसलिए वो गिर गई, इसमें मेरी क्या गलती है? फिर राजा ने कहा, कारीगर को बुलाओ। फिर कारीगर को बुलाया। कारीगर ने कहा, चूल्हे चूने वाले ने ऐसा ही चूना बनाया है इसलिए दीवार गिर गई। तो राजा ने कहा, चूने वाले को बुलाओ। तो चूने वाले ने कहा कि चूने वाले को बुलाया गया। फिर चूने वाले ने कहा, भिस्ती ने पानी ज्यादा मिला दिया था इसलिए दीवार गिर पड़ी। फिर राजा ने कहा, भिस्ती को बुलाओ। तो फिर भिस्ती ने कहा, कसाई ने मस्त कितनी बड़ी बना दी थी कि उसमें ज्यादा पानी आ गया इसलिए दीवार गिर गई। फिर राजा ने कहा, कसाई को बुलाओ। फिर कसाई को बुलाया गया। फिर कसाई ने कहा, गडरिया ने बड़ी बड़ी भेड़ दे दी थी इसलिए दीवार गिर पड़ी। फिर गडेरिया को बुलाया गया। गडेरिया ने कहा, वहां से कोतवाल साहब की इतनी बड़ी सवारी निकल पड़ी थी कि मैं उसकी सवारी को देखने के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने कितनी बड़ी बड़ी भेड़ दे दी, इसलिए फिर वहां पर बड़ी बड़ी भेड़ चली गई। फिर इसके बाद राजा ने कहा, कोतवाल साहब को बुलाओ। तो कोतवाल साहब ने कहा, भाई इसमें मेरी क्या गलती है राजा जी, मैं तो शहर के इंतजाम में लगा हुआ था। तो फांसी तो फिर मंत्री सोचता है, कहीं ये पूरे शहर को ना फूंक दे राजा, ये तो बेवकूफ है। तो कहता है, पर फिर मंत्री एकदम से बोल पड़ता है, ये तो कोतवाल की गलती है, उसे इतनी धूम से अपनी सवारी निकालनी ही नहीं चाहिए थी, कोतवाल को ही सजा दी जाएगी। फिर उसके बाद कोतवाल को ही सजा दी गई। फिर वहां पर फिर एक अलग दृश्य आता है जिसमें गोवर्धन दास मिठाई खा रहा है और उसके पास कई सारे सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और उससे कहता है, चल बहुत मिठाई खा ली, अब बच्चा चल फांसी पर चढ़। फिर गोवर्धन दास कहता है, मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों लेके जा रहे हो?
तो फिर सारे सिपाही बोलते हैं, तूने बहुत सारी मिठाई खा ली, तू बहुत मोटा हो गया है, इसलिए तुझे फांसी दी जाएगी। तो फिर गोवर्धन दास कहता है, मोटा होना भी कोई गलती है क्या? तो फिर सिपाही कहता है, हाँ फांसी का फंदा बड़ा है तो वो मोटे आदमी के ही आएगा, इसलिए तुम इस नगर में मोटे हो, इसलिए तुम ही चलो। फिर गोवर्धन दास रोता रोता कहता है, हाँ मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी, काश मैं गुरुजी की बात मान लेता तो मेरे ऊपर ये आफत नहीं आती, ये मैंने कैसी आफत मोल ले ली। ये कहता हुआ वहां जाता है और गुरुजी गुरुजी चिल्लाता है। फिर वहां पर इतने में फिर तुरंत वहां पे गुरुजी आ जाता है। फिर गुरुजी कहता है, बच्चा क्या हुआ, इतनी तेज से क्यों रो रहा है? तो वो कहता है, गुरुजी ये मुझे इसलिए फांसी पे चढ़ा रहा है कि मैं मोटा हूँ। तो फिर गुरुजी कहता है, अच्छा सारे सिपाही यहाँ से हट जाओ, मैं अपने शिष्य को एक अंतिम उपदेश दूंगा, ठीक है? तो सारे सिपाही वहां से हट जाते हैं। वो कहता है ठीक है। फिर वो गुरुजी उसके कान में कुछ कहता है, गोवर्धन दास के कान में कुछ कहता है। तो गोवर्धन दास फिर तुरंत चिल्लाता है, अरे गुरुजी मैं तो फांसी पर चढ़ूंगा। फिर वहां पे गुरुजी कहता है, नहीं बच्चा मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तो फिर ये बात सिपाहियों में खलबली सी मच जाती है, क्या बात है, दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे फांसी पर चढ़ने के लिए? फिर वो एकदम से गुरुजी बोल पड़ता है, बच्चा इस क्षण जो भी मरेगा ना वो सीधा स्वर्गलोक जाएगा। फिर सारे सिपाही भी कहने लग जाते हैं, नहीं मैं फांसी पे चढ़ूंगा, नहीं मैं फांसी पे चढ़ूंगा। इस तरह ये चारों तरफ ये बात फैल जाती है। फिर मंत्री के पास चली जाती है और फिर राजा के पास चली जाती है। फिर मंत्री बताता है कि गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा और चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तो फिर मंत्री को बताता है कि ये गुरुजी कह रहे हैं इस क्षण जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग लोक जाएगा। तो इतने में राजा आके कहता है, कोई भी फांसी पर नहीं चढ़ेगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मैं इस नगर का राजा हूँ, तुम सबको मेरा कहना मानना पड़ेगा। इतने में वो राजा फांसी के फंदे के पास चला जाता है और झट से फांसी का फंदा खींचता है और मर जाता है। इस तरह से ये नाटक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।